अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे, कभी मैं कभी तुम और दिल नादान। दोनों की सेम डेज कंसेक्टिव डेज पे दोनों दो एपिसोड्स लगती हैं और सेम टाइम के ऊपर। अगर हम शुरू करें कभी मैं कभी तुम, तो उसका एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि उसने 4 घंटे के अंदर 8 मिलियन किए थे कल वाली एपिसोड ने, और कुल जो है वो 13 मिलियन कर चुकी है। और जो उससे पहले वाली यानी परसों वाली एपिसोड थी वो 18 मिलियन जो है वो लोग उसको देख चुके हैं। तो इससे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और चैनल जो है ख़ुद इसकी टीआरपी जो मीडिया लॉजिक के ऊपर इसकी रेटिंग आती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मीडिया को बिजनेस मिलता है, ड्रामों को या करंट अफेयर के प्रोग्राम को, उसके अंदर भी इसने रिकॉर्ड कायम किए बड़े अरसे के बाद। जिस तरह हुमायूं सईद साहब का एक ड्रामा था, मुझे लास्ट वही याद पड़ता है ज़्यादा, जिसको टॉक ऑफ द टाउन था, मेरे पास तुम हो। और इससे पहले प्यारे अफजल जो था वो भी इसी तरह था। तो ये बड़े अरसे के बाद कोई ड्रामा इस तरह का आया है। इसकी रीज़न में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो रुबाब करती है अदील के साथ। और अदील वेल डिज़र्विंग था। रुबाब ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, ऊपर से कूल नजर आने की कोशिश करी थी, अंदर से उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और वो गुस्सा है कि वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा अभी भी, सारा कुछ करवाने के बाद। बाकायदा तौर पर आपको एक नज़र आता है वो किस तरीके से इंतकाम ले रही है। इवन जब उसको बताते हैं कि जो नताशा है उसने एक अटैम्प्ट की है और फिर उसके साथ सलमान उसको तलाक दे रहा है, तो उसको वो बहुत चिल, हाँ अच्छा मैं भी ले रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाकायदा तौर पर तो वो जो ख़ासतौर पे केक वाला सीन था, उसमें मुझे नाना पाटेकर का एक इसी तरह का सीन याद आता है जो उसने किसी फिल्म में किया था। तो ओवरऑल रुबाब क्या के अंदर एक नेचुरलपन नजर आया है। वो एक जिस तरीके से बैकग्राउंड, जिस तरीके का बैकग्राउंड उसका दिखाया है, वेल ऑफ है और ज़बरदस्त तरीके से उसका वालिद जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फिर बेटी भी उसी तरह है, लेकिन उसके अंदर कहीं बनावट नज़र नहीं आई। उसकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर बड़ा नेचुरलपन, बेसाख्ता वो है, मतलब अंग्रेज़ी भी बोलती है तो बड़ी बेसाख्ता नज़र आती है। वो नादान वाला काम नहीं है जो उसमें उसकी अम्मा कर रही है। अच्छा खैर, तो अदील जो है, अदील को बाकायदा तौर पे लोग गुस्सा आता है लोगों को देख के, और यकीन करें उसको हवालात में बंद देख के लोग जो इस तरह खुश हुए हैं। और बाय द वे क्रेडिट जाता है जो कास्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं कि शर्जीना, उसका कलर अगर आप देखें फेयर कलर उसका, और उसकी माँ वो बाकायदा तौर पर दोनों नज़र लगती हैं कि बाप बेटी। इसी तरह जावेद शेख और फाद मुस्तफ़ा ठीक हैं, लेकिन जावेद शेख और अदील की जो एक बाप बेटा नज़र आए हैं वो भी एक ज़बरदस्त है। और इस तरह आगे जा बुशरा अंसारी साहिबा जो बड़ी शर्मिंदा हैं, उसके ऊपर भी लोगों को काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि बिल्कुल इसके साथ यही होना चाहिए था जिस तरीके से हर चीज़ में अदील के साथ साथ आगे हो रही थी। तो ये दूसरी उस तरफ आए अगर, तो फाद जो है, फाद मुस्तफ़ा, उन्होंने तो कमाल अदाकारी की है इन दो किस्तों में भी। पिछले वाली में जिस तरह मैंने बताया था कि शर्जीना की जो एक रोने का इम्पैक्ट एको किया है उसका अपना था कि रात को अकेली है, और अकेलापन उसमें नज़र आता है, बिल्कुल वाज़ह नज़र आता है। इस एपिसोड में जब फाद मुस्तफ़ा दोबारा हॉस्पिटल से घर आता है और वो आके जनाब नए वाले घर में आता है, वहाँ पे बैठ के सोफे पे वो रोता है, कभी इधर कभी उधर। उसके अंदर भी जो एको का इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा लगा है। उसकी वजह यह है कि नया घर है, खाली खाली का इम्पैक्ट, घर खाली है, अकेला तन्हाई, उसका इम्पैक्ट जो अपनी जगह पे है। शर्जीना जिस वक्त कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, और उसकी अम्मा को पता है कि ये बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर है, उसका उसके अंदर जो फाद मुस्तफ़ा ने इंसर्शंस दिए, जो रिएक्शन इस चीज़ का, बड़े बड़े अदाकार बॉलीवुड के हैं जिसमें जो इस चीज़ में लैग करते हैं, रिएक्शन। ये नहीं है कि आपने अपने डायलॉग बोल दिया बस, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, दूसरा कोई बोल रहा तो आप आराम से खड़े यूँ करके। बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन फाद मुस्तफ़ा ने वो दिए हैं वहाँ पे, और मज़ा आया देख के। और फिर ऊपर से जब अकेला है तो उसको वो बैकग्राउंड पे वो जो गाना चलता है ओएसटी इसका, उसका भी वो चेंज किया है इन्होंने, वो भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया देख के। और शर्जीना के हवाले से थोड़ा सा मुझे है कि जिस कदर एमरजेंसी दिखाई उसको, जितनी उसकी तबीयत ख़राब है, जिस तरह डॉक्टर्स ने उसका पैनिक क्रिएट किया हुआ था उसके हवाले से, उसमें वो ना ऑक्सीजन है ना कुछ। आपको याद है सजल अली और फरोज खान की फिल्म आई थी वो ऑक्सीजन में, बकायदा वो लगी भी थी, जियो पे काफ़ी दफ़ा लग चुकी है। तो वो इम्पैक्ट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ बस वो मशीन के ऊपर वो अंगूठे पर लगाई हुई है, बस ठीक है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है उधर मशीन के ऊपर, लेकिन वो नहीं है। जितना वो उन्होंने पैनिक रेट, इतने 24 घंटे तो बहुत ही क्रिटिकल है, और 48 वो जनाब आराम से मेकअप, ठीक है मेकअप में आई होगी उस वक्त रात को, हालांकि वो लेटी हुई थी उस टाइम, मेकअप में नहीं थी, उधर बड़े मेकअप शेप करके यूँ करके जनाब बिल्कुल तैयार शहर हो गए।
तो ये, लेकिन उसने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ज़बरदस्त काम किया। जिस तरह रुबाब की बहुत नेचुरल डायलॉग डिलीवरी है, इसी तरह शर्जीना ने कहीं फील नहीं होने दिया कि इसने डायलॉग कहीं पे याद किए हुए। मज़ा आया देख के। और जावेद शेख साहब ने भी, लगता नहीं था कि 30-35 किस्तें निकाल जाएंगे, पूरा यूं करके मुंह उसका जिस तरह कैमरे ने फोकस करके रखा है एंड पे, आखिरी 10-12 किस्तों में लगता था आज इनका काम हुआ कल हुआ, लेकिन वो खैर निकाल गए हैं फिर भी पूरा। माया अली ने बड़ा अच्छा काम किया। माया अली ख़ासतौर पे अंदर ही अंदर फुटी हुई, फिर ख़ासतौर पे जो फातिमा मुस्तफ़ा को मिलती है, जिस तरीके से रोती है बहन, फिर वो अपने शोर को कहती है, वालदा को उधर से वो उसकी सास सुना रही होती है, पीछे से देखती है। उसने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा किरदार था लेकिन मज़े का काम किया। और शर्जीना की वालदा ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें उसके वालिद साहब ठीक है केयरिंग दिखाए। शुरू में ज़रा लगता था, मैंने बल्कि वो बताया भी था आपको, जो डायलॉग याद किए हुए जिस तरह बाकायदा तौर पर। तो ये चीज़ें हैं जो कि ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम, और नताशा वगैरह ने भी अच्छा काम किया। तो अब आगे ये है कि इसकी ग्रैंड फिनाले एपिसोड है, यानी 2 एपिसोड को मिला के सिनेमा के ऊपर अब वो दिखाई जाएगी। सिनेमा पे लोग कुछ देखने आएंगे, लेकिन सिनेमा वालों को भी ज़रा थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी। शर्जीना को ऑक्सीजन मिली नहीं मिली, सिनेमा को थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी। और सिनेमा की तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगरचे सुना था साउथ फिल्में भी आएंगी, पंजाबी फिल्में भी हैं, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री तबाह बर्बाद है। अब ये यकीन करें, हैदराबाद जैसे सिनेमा मल्टी स्क्रीन सिनेमा जो है बंद हुआ है। मुझे किसी ने उस दिन बताया कि हैदराबाद जो कि ड्रामों और फिल्मों के लिहाज से जहाँ लोग बड़े इस चीज़ को, एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, हमेशा फनकारों की बड़ी पजीराई होती है, लेकिन अब क्या करें, वो मतलब फिल्में आएंगे तो तब है ना। महीने में कम से कम 3 फिल्में भी नहीं आती। 3 महीने, 3 या 4 महीने में 3 फिल्में आ जाएं तो बड़ी बात है। तो इस तरह तो सिनेमा सर्वाइव नहीं कर सकता। अंग्रेजी फिल्मों के ऊपर कितना सर्वाइव करेगा, उसकी एक अपनी क्लास है देखने की, वो एक हद तक देखते हैं। अब अंग्रेजी फिल्में लोग ज़ाहिर है वो सिटीज़ के एतबार से, कराची में लोग देखने आएंगे, इस्लामाबाद में आते हैं देखने के लिए, पिंडी में किसी हद तक आते हैं, पंजाब के दरमियाने में जो शहर आते हैं वो नहीं इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं फिल्में इस तरह की। वो ज़्यादा पंजाबी फिल्में देखना पसंद करते हैं, उर्दू फिल्में देखना पसंद करते हैं। वो है ही नहीं, उनका काम ही नहीं। तो ये खैर दोबारा मैं अगर इस पे आऊँ, दिले ये कभी मैं कभी तुम पे, तो ये क्रेडिट जाता है ड्रामा में। जहाँ कास्टिंग अच्छी थी, वहाँ स्टोरी अच्छी थी, लेकिन आप यकीन करें कि यही वाली अगर स्टोरी होती, इसमें फातिमा मुस्तफ़ा की जगह कोई आम अदाकार होता, शर्जीना की जगह भी कोई एक आम अदाकारा होती, तो इस ड्रामे को इतनी हाइप नहीं मिलनी थी। ये मेरा मानना है। ये हमसफ़र में, ठीक है, हमसफ़र में लोग माहिरा खान को नहीं जानते थे, लेकिन उनका करिश्मा वहीं से बोला था। और फिर फवाद खान का, उसकी दूसरी मिसाल प्यारे अफजल ले लें आप। प्यारे अफजल का भी यही चक्कर था। फिरोज़ खान के भी कुछ ड्रामे जो जियो के ऊपर लगे, उनकी भी। तो इनकी प्रेजेंस जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तारे ज़मीन पे अगर आमिर खान की जगह कोई और करता तो उसका इम्पैक्ट नहीं आना था। चक दे इंडिया अगर शाहरुख खान की जगह कोई और कोच बनता तो उसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आना था। मेरे पास तुमों में हुमायूं सईद की जगह कोई और होता, उसका इम्पैक्ट नहीं आना था। तो इन दोनों को, जहाँ इसके राइटर को क्रेडिट है, जहाँ इसके डायरेक्टर को क्रेडिट है, जहाँ OST, जितने इसके स्टाफ को क्रेडिट जाता है, जितना भी इसका क्रू है, वहाँ पे क्रेडिट जो है वो हानिया को और फातिमा मुस्तफ़ा को दिया जाना चाहिए, और उनका क्रेडिट है। और यही वजह है कि अक्रॉस द बॉर्डर इस ड्रामे को बड़े शौक से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ अपनी जगह पे पाकिस्तानी ड्रामे का टच है। अगर मैं इसी तरह दूसरे ड्रामे पे आऊँ, दिले नादान पे, दिले नादान में स्टार प्लस वाला टच है। दिले नादान बहुत ज़्यादा मज़ाहिया सब, मतलब अब उसके अंदर फेस एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं है, उसके अंदर डायलॉग डिलीवरी नेचुरल कई करैक्टर्स की नहीं है। मैं बताता रहता हूँ बार बार। लेकिन दिले नादान के अंदर अगर आप आएँ तो जिस तरह पिछली वाली एपिसोड में मैंने बताया था कि जावियार को नाइला आंटी बता देती है कि तुम्हारी बीवी हमें पसंद आई, तुम्हारी बीवी की तरह का होना चाहिए था, वो उसके अंदर कोई हमदर्दी, वहाँ पे सुन के हैरान ज़रूर होता है फ़ोन के ऊपर, लेकिन कोई अपनी बीवी के लिए हमदर्दी का उसके अंदर नहीं जागता। ये वो जावियार है जो बड़ा केयरिंग दिखाया गया था। तो करैक्टर के अंदर जब आप कोई चेंजिंग लेके आते हैं, उसके लिए लॉजिक होनी चाहिए। ये मानने के लिए बंदा तैयार ही नहीं है कि यार एक तरफ वो हैरान होकर सुन रहा है, दूसरी तरफ उसका बिहेवियर उतना ही रिजिड है, अपनी बीवी के साथ उतना ही सख्त है। अब इस एपिसोड में इन्होंने क्या चवल मारी है कि थप्पड़ का जो उसकी माँ मारती है, थप्पड़ का पता चल जाता है, थप्पड़ का बताती है, वो दादी बताती है जो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था जब ये दुबई जा रहा होता है। दादों को कहता है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ये गलत किया। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, दूसरी तरफ आप अपनी बीवी से मिल के भी नहीं जा रहे, हमदर्दी का एक बोल भी नहीं बोलते, और उससे एक्सक्यूज़ नहीं करते। मतलब कल्चर्ड आदमी दिखाया है उसको, तो उससे एक्सक्यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसकी ललियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल, मतलब दादों के आगे वो शर्मिंदा हो रहा है कि नहीं मारना चाहिए था, अपनी बीवी के मिल के नहीं जाता।
उस थप्पड़ के बदले ही कुछ दो बोल बोल देता। ये एक करैक्टर है जावियार का, उसके ऊपर ये सूट नहीं करती चीज़ कि वो इस तरह चला जाए, इस तरह इग्नोर। अच्छा, थप्पड़ का असर क्या है? थप्पड़ का असर अम्मा के ऊपर जाके वो करता कि जनाब आपने ये क्या किया, अम्मा को वो सुना देता, बीवी को भी हमदर्दी के वो करता, अम्मा को सुनाता। वो अम्मा से के साथ मिल के जनाब तलाक देने के प्लान कर रहा है। अंदाज़ा करें, ये आप हजम करने के लिए तैयार हैं? और वो जो उनकी माँ है, वो जनाब उसने वो स्टार प्लस वाली एक्टिंग की है, यूँ जी ठीक है जी बिल्कुल हाँ यूँ, मतलब है कोई एक्टिंग के अंदर आप ना करें, आप कुछ भी ना करें, आप इस तरह की ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आप पता है कि आप नहीं सही कर रही उसके साथ, इतना ज़्यादा ओवर होने की, बहुत ज़्यादा दादों के सामने ओवर, उसके सामने ओवर, फलां के साथ डींगने के सामने ओवर। तो मैंने पहले भी कहा था इनका बैकग्राउंड हमें नहीं पता कि इसमें क्या एनजीओ चला रही है, खातून दिखाई है, ठीक है वो होती है, बल्कि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो जो तानिया की माँ है वो ज़्यादा अच्छी अदाकारी कर रही है। तो बाकी तो काशिफ साहब भी बस ऐसे ही, वो भी फंस गए इनके बीच में आ गए। तो ये था स्टार प्लस वाला स्टाइल। इसी वजह से अब अक्रॉस द बॉर्डर उस तरह से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इसके वो इस तरह की चवलें ज़्यादा बेहतर तरीके से मार सकते हैं। वो मार रहे हैं वहाँ पे, वो देखते हैं फिर कहते हैं ये वाला देखना, तो फिर वो देखते हैं डिफरेंट चीज़, कहानी कहाँ पे मुख्तलिफ है, अदाकारी किस तरीके से मुख्तलिफ, कभी मैं कभी तुम में सब कुछ आपको डिफरेंट नज़र आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।